कि चिकन पॉक्स वायरल है। अब यहाँ पर रेसेस आए हुए 6 दिन हो गए हैं। अब उसके बाद जो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, क्या है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद जो ब्लिस्टर क्या होंगे, क्रस्ट होंगे, और ये ब्लिस्टर क्रस्ट होकर उनका जो फ्लूइड है उसके थ्रू इन्फेक्शन है जो हो सकता है। तो इसीलिए ब्लिस्टर आने के जो रेसेस आते हैं उसके जस्ट 6 दिन के बाद है जो आपको आइसोलेट करके रखना है पेशेंट को, ताकि दूसरे को इन्फेक्शन है जो है ना हो सके। चिकन पॉक्स के बारे में 4-5 चीज़ें याद रखें। कंटेजियस इन्फेक्शन है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों को अफेक्ट करता है यहाँ पर। और यहाँ पर इससे यदि हम बात करें शुरुआत में तो रेसेस आएंगे, ब्लिस्टर आएंगे, लेकिन यदि इसके कॉम्प्लिकेशन बनते हैं तो इसको हम सिग्नल्स कहते हैं, वो भी हो सकता है। वेरिसेला जूस्टर वायरस यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हर्पीज़ वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, छींकने खांसने से फैलेगा। और साथ ही साथ जब जो रेसेस आते हैं उसके 6 दिनों के बाद है जो आपको अपने पेशेंट को क्वारंटीन और आइसोलेट करके रखना है, ताकि दूसरे को आप इन्फेक्शन है जो ना दे सकें। वैक्सीनेशन, इसका एक वैक्सीनेशन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बच्चों में वैक्सीन है जो लगवाई जाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है। ट्यूबरक्लोसिस तो कम्युनिकेबल है, मेंटल डिसीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इनमें से कौन सी होगी। ट्यूबरक्लोसिस तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्या है, कम्युनिकेबल हो गई। क्या कार्डियोवास्कुलर है, या यहाँ पे आपकी मेंटल डिसीज़ है, मतलब दिमागी बीमारी, या फिर बी एंड सी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी, मतलब बी और सी दोनों है। नॉन कम्युनिकेबल है, ना तो मेंटल बीमारी किसी को किसी से लगती है, ना कार्डियोवास्कुलर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेट से आपके फादर को है तो वो जेनेटिक्स हो सकती है, बट आपको नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस एक से दूसरे को हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल है वो कार्डियोवास्कुलर भी है और मेंटल डिसीज़ भी है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है, क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें उनके होने वाले जो फैक्टर्स हैं। निकोटिन डिपेंडेंस ट्रीटमेंट दे के रूटीन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंक्रीजिंग शुगर इनटेक, या फिर इनकरेज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती क्या हैं, ऐसी बीमारियां या तो जो एक से दूसरे में फैलती नहीं है, पहली चीज़ जेनेटिक्स हो सकती हैं, या आपके लाइफ स्टाइल के कारण आपको हो सकती हैं, मोटापे के कारण हो सकती हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव पूछा है, मतलब पैसे खर्च करके आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैसे रोक सकते हैं, उनके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो वो होगा निकोटिन डिपेंडेंट ट्रीटमेंट लेकर। किससे, निकोटिन डिपेंडेंट ट्रीटमेंट लेकर। ना तो आप रूटीनली एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ना आप शुगर को बढ़ाएंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स को कम करना है, रिड्यूस करने की बात की गई है। शुगर खाएंगे तो और ज़्यादा मोटापा होगा, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में ही आती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को दावत देंगे आप तो मोटापा तो होगा, ओबेसिटी होगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे हमारे जो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो इंटरवेंशन है ताकि हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, तो वो होगा निकोटिन डिपेंडेंस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज CABG स्टैंड फॉर। CABG का फुल फॉर्म क्या है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड बलून ग्राफ्टिंग, कार्डियक अरिथमिया बाईपास गाइड, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज गाइड, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये यहाँ पर एज आप ANM, CHO, NHA में सर्जरी तो नहीं करने वाले, बट आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट वन, हाउ इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको पूछा है प्राइमरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है। मेजर्स टू ट्रीट डिसीज़ आफ्टर ऑनसेट, डिसीज़ होने के बाद उसको जस्ट ट्रीट करना ये नहीं है। प्राइमरी में क्या होता है, मैंने कई बार बताया, बीमारी हुई नहीं है, बीमारी हुई नहीं है उसके पहले ही हमें क्या करना है, उससे बच के रहना है, वो कहला। दूसरे में है ऑल मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑनसेट।
जो मैंने आपको कहा बीमारी हुई ही नहीं है उसके पहले ही जिन कारणों से हो सकती है उनसे हमें बच के रहना है, तो वो कहलाता है यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट में है कि रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिसीज़ और मेजर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इलनेस। तो यहाँ पर हमें जो डिसीज़ को ट्रीट करना है वो सेकेंडरी में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन से बचाना है तो वो टर्सरी में आ जाएगा, और प्राइमरी पूछा है तो प्राइमरी का मतलब कोई बीमारी हुई ही नहीं है और उससे जो जिन फैक्टर से बीमारी होती है उसके पहले ही हम उससे क्या रहें, सतर्क रहें, तो वो कहलाता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें लाइक आप एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ अवेयरनेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन को है जो अवेयर है जो इसके बारे में क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल्स दैट एग्जिस्ट इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन एज टू कॉज अनवांटेड इफेक्ट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर ऐसे मटेरियल आपको बताना है जो हमारी एयर में प्रेजेंट है और जिसके कारण ना चाहते हुए भी यहाँ पे एयर हमारी है जो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। वो क्या है, नॉइस पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, वेदर मॉडिफायर्स या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब नॉइस एंड वेदर मॉडिफायर। तो यहाँ पर हमारे एयर में जो चीज़ें ना चाहते हुए भी एयर को ख़राब कर रही हैं वो कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस दैट आर गैसियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड। तो ऐसे सब्सटेंस जो गैसियस नेचर में हैं वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, गैसियस पोल्यूटेंट्स या फिर ए एंड बी, मतलब डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलेट मैटर भी क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। क्या है, ये गैसियस पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे साफ कहा है कि गैसियस फॉर्म में रहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर और जो एक प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, प्रेशर का मतलब एक दबाव भी बनाएंगे, तो वो कहलाते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज which of the following is one of the principal air pollutants produced by the combustion of sulfur bearing fossil fuels and coal। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कि एक प्रिंसिपल एयर पोल्यूटेंट्स है, मतलब सबसे खतरनाक सा और प्राइमरी है यहाँ पर, जो कि सल्फर बियरिंग फॉसिल बर्न होने के कारण और जो कोयला जलता है उसके कारण है जो बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है कि ओजोन है। अब सल्फर बियरिंग फॉसिल से तो सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलेगी, सल्फर बियरिंग फॉसिल से सल्फर डाइऑक्साइड ही यहाँ पे रिलीज होगी। नेक्स्ट वन, व्हाट आर पार्टिकल बिलो 1 माइक्रोन जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड और कॉल्ड। तो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि यहाँ पर 1 माइक्रोन से भी छोटे हैं, उनकी साइज है जो क्या है 1 माइक्रोन से भी छोटी है, और जो मेटल और मेटल ऑक्साइड से बनते हैं वो क्या है, स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट या फिर मिस्ट, क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं फ्यूम्स। क्या है, फ्यूम्स। नेक्स्ट वन, वेयर इज सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज्ड कॉमनली डिस्पोज्ड इन विलेज। गांव में है जो सॉलिड वेस्ट को कहाँ रिफ्यूज़ किया जाता, डिस्पोज किया जाता है। यूज़ फ्यूल एंड बर्न इनसाइड द हाउस, मतलब एज अ फ्यूल यूज़ कर लेंगे और घर के अंदर ही जला देंगे, इनसाइड द लेट्रिन्स या फिर इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर इट अक्यूमुलेट्स एंड डिकम्पोजेज। तो गांव में आपने देखा होगा जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, सीधा घर के सामने, जो बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा घर के सामने या घर के पीछे गड्ढा टाइप बना देते हैं, उसमें पूरा कचरा है जो वो इकट्ठा करते जाते हैं। तो वो यहाँ पे क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर इट अक्यूमुलेट्स एंड डिकम्पोजेज। घर के सामने, घर के अगल बगल में कहीं पर भी एक गड्ढे में यहाँ पे वो डिकम्पोज करने का काम कर देते हैं जो भी सॉलिड वेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, What is a horizontal plane separates the body into upper and lower portion। एक क्वेश्चन है जो MPGMC के पेपर में आया था, अलग अलग जो सागर के लिए हुआ था, MP में सागर, रीवा, विदिशा, खंडवा, रतलाम के लिए जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तीनों टाइप के उसमें अलग अलग तरीके से आया था यहाँ पर कि बॉडी का वो प्लेन जो अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है,
वो क्या है, क्रॉस सेक्शन, फ्रंटल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स। कौन सा प्लेन कहलाता है जो हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, वो कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लेजर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन हम 9th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं क्लास में थे तब से पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन हायर कॉन्सेंट्रेशन और ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लेजर कॉन्सेंट्रेशन। यदि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यही प्रोसेस होगी तो फिर वो कहलाता है हमारा ऑस्मोसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परासरण। तो ऑस्मोसिस कहलाएगा यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू लेज़र कॉन्सेंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट, तो वो कहलाता है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस सीबम विच प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ स्किन एंड हेयर एंड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज द फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पर ऐसी ग्लैंड का आपको नाम पूछा गया है कि जो सीबम बनाती है, स्किन को ड्राई होने से बचाती है, स्किन को, बालों को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम करती है। तो वो कौन सी ग्लैंड है, सेबेसियस, सेरियोमिनस, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स या फिर आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, तो ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया ना। यहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, जो सेरुमिन वैक्स बनता है वो होगा यहाँ पे। ये कहलाती हैं हमारी सेबेसियस ग्लैंड। क्या है, सेबेसियस ग्लैंड, जो कि सीबम बनाती हैं, स्किन को ड्राई होने से बचाती हैं, साथ ही साथ हेयर की ड्राइनेस को भी बचा के रखती हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करती हैं। तो वो है सेबेसियस ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन, द स्मॉल गैप और स्पेस बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो एक गैप होता है, एक न्यूरॉन में। तो जहाँ पर अब एक गैप है, वो गैप क्या कहलाएगा, स्मॉल गैप और स्पेस बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो क्या, एक्सन टर्मिनल, नोड ऑफ रेनबियर, माइलिन शीथ या फिर सिनेप्सिस। यहाँ पे आप इसकी इमेज से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ये कहलाते हैं सिनेप्सिस। क्या है, सिनेप्स। नेक्स्ट वन, वायरस आर नॉट क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स बिकॉज। तो वायरस का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो तो प्रोकैरियोट्स में है ना यूकैरियोट्स में है। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे, दे लैक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट रेप्लिकेशन, दे आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स, दे आर टू स्मॉल, नन ऑफ द अबव। तो वायरस का क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसलिए नहीं किया गया कि इनमें रेप्लिकेशन को छोड़कर, एक्सेप्ट द रेप्लिकेशन दे लैक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि ओनली एनिमल्स पे बस तो होते नहीं हैं, यहाँ पे एनिमल्स में भी होंगे, ह्यूमन बीइंग में भी हो सकते हैं, लार्ज भी होते हैं, बिग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्लासीफाई नहीं किया गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये क्या है, लैक लिविंग कैरेक्टर है बट रेप्लिकेशन को छोड़कर, मतलब 2 से 4 इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज NIPPV स्टैंड फॉर। NIPPV का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, NIPPV फर्स्ट ऑप्शन में नॉन इन्वेसिव पल्मोनरी प्रेशर वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव पल्मोनरी वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या फिर नेजल इंटरमिटेंट पल्मोनरी प्रेशर वेंटिलेशन। तो यहाँ पर NIPPV का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। विच ECG फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ स्टेमी। तो यहाँ पर कौन सी ECG फाइंडिंग है जो इंडिकेट करेगी स्टेमी को, इंडिकेशन ऑफ स्टेमी। ऑप्शन में यहाँ पर T वेव इन्वर्जन, Q वेव्स, U वेव्स या फिर ST सेगमेंट एलिवेशन, कौन सा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, STEMI। तो यहाँ पर
जो ईसीजी में आएगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा यहाँ पर, वो होगा एसटीवी का मतलब क्या है यहाँ पर, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो ये देखने को मिलेगा किसमें, हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। एमआई है यहाँ पर, मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेशन। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर है तब देखने को मिलेगा जब कंप्लीटली ब्लॉकेज होगा कोरोनरी आर्टरी में, मतलब यहाँ पे ब्लड फ्लो जो हार्ट में होना है कोरोनरी आर्टरी से, वहाँ पे पूरे तरीके से ब्लॉकेज होगा, तब यहाँ पर स्टेमी सेगमेंट है जो यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। फुली एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा। और यहाँ पे स्टेमी का फुल फॉर्म क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है जब पूरी कोरोनरी आर्टरी 100% कम्प्लीटली ब्लॉक हो। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज इंडिकेटेड फर्स्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया। यदि किसी में अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया है, मतलब नॉर्मल से भी जो 60 बिलो 60 से भी पल्स रेट कम जा रही है, बिलो 60 से भी कम जा रही है और अनस्टेबल है, तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में है एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डोपामाइन या फिर अमाइड्रोन। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी यहाँ पे हमारी एट्रोपिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का फर्स्ट कॉज क्या है, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, वॉल्व रिगर्जिटेशन, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न या फिर डिमिनाइज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या यहाँ पे इसका आंसर होगा, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का जो फर्स्ट कॉज होता है वो होता है डिमिनाइज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या होगा, डिमिनाइज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म टॉक्सीड्रोम। टॉक्सीड्रोम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम कॉज्ड बाय स्पेसिफिक टॉक्सिन, टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको तो सेप्सिस कहा जाता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक, ये आपकी डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक एमआरआई हो सकती है, सीटी स्कैन हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग मेटाबॉलिज्म, ये होगा। क्या होगा यहाँ पे टॉक्सीड्रोम का मतलब, तो टॉक्सिन का मतलब तो क्या होता है हमारा, टॉक्सिन ही होगा। अब टॉक्सीड्रोम का मतलब होगा यहाँ पे सिंड्रोम वर्ड जो आपने सुना है तो वही है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम दैट इज कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक टॉक्सिन। किसी एक पर्टिकुलर टॉक्सिन के थ्रू जो हमारी बॉडी बहुत सारे सिम्टम दिखाएगी जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, तो टॉक्सीड्रोम का मतलब भी यहाँ पे वही होगा, टॉक्सिन प्लस सिंड्रोम, तो ये बन जाता है टॉक्सीड्रोम। और इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम, और जो कि एक पर्टिकुलर टॉक्सिन के कारण हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे टॉक्सीड्रोम। नेक्स्ट वन इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है किसके लिए, अंधे होने को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये कब लॉन्च किया गया था, 1976 में, 1985, 1990 या फिर 2001 में, 2001 में। तो कब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हमारा 1976 में, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में, 1976 में। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से कि आपने 26 क्वेश्चन देखे, तो आपको जो चारों चीज़ें ऑप्शन में हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताती जाती हूँ, कुछ आपको याद आती जाएँ, तो वो भी आप अपने नोट्स में जो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है कि भोर कमेटी रिकमेंडेशन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर एवरी हाउ मैनी पीपल। तो भोर कमेटी जो 1946 में लाई गई थी, जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे, तो इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर को है जो प्रायोरिटी दी गई थी। अब यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन को यहाँ पर इन्होंने कहा था कि रिकमेंडेशन दी जा रही है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनता के बीच में है जो एटलीस्ट ओपन होना चाहिए, तो वो था यहाँ पर इनका 40,000 जनता। कितनी, 40,000 जनता। बट हम यदि आइडल वे में बात करें नाउअडेज तो 20,000 है पहाड़ी इलाकों के लिए 1 PSC के लिए पॉपुलेशन, और 30,000 है प्लेन एरिया के लिए। कितना, 30,000। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यहाँ पर
बोहर कमेटी ने जो पॉपुलेशन का रिकमेंडेशन दिया था कि इतने जनता के बीच में एक पीएससी हो, तो वो था 40,000 जनता के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट डज आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमरली एम्फेसाइज। तो यहाँ पर आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो यहाँ पर कौन सी थी, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, या फिर ये सभी चीज़ों को यहाँ पे इस आर्टिकल में लाया गया था। करेक्ट है बिल्कुल यहाँ पर कि ये सभी चीज़ें हैं जो आर्टिकल नंबर 47 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाई गई थी। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत है जो मेंबर कंट्री कब बना था? 1943 में, 1948 में, 1950 में, या फिर 1951 में? कब बना था हमारा देश? तो हमारा भारत 1948 में। कब? 1948 में। 7 अप्रैल को हम 7 अप्रैल को हम हर साल है जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी करेंगे, हर साल करते रहेंगे। इसका हेड क्वार्टर है WHO का जनेवा में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है इसके चीफ कौन है, डॉक्टर टेड्रोस हैं। यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, टोटल कितने इसके कंट्री देश हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक है जो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सोशल इंजीनियरिंग फेज इन पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोशल इंजीनियरिंग फेज़ है जो हमारी, क्या है, सोशल इंजीनियरिंग फेज़ है, कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, फोकस ऑन हॉस्पिटल बेस्ड केयर, एडवांस इन प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड चेंजिंग डिसीज पैटर्न, या फिर एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग फेज का मतलब है कि एडवांस इन प्रिवेंटिंग मेडिसिन एंड चेंजिंग द डिसीज पैटर्न। आपने इनर इंजीनियरिंग बहुत सुना होगा ऑनलाइन, बहुत लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो उसमें इनर इंजीनियरिंग का मतलब होता है हमारे माइंड को एक हम अच्छी दिशा में लेके जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि डिसीज़ का क्या पैटर्न है और उसके लिए क्या एडवांस मेडिसिन है जो अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे आपका होगा सोशल इंजीनियरिंग फेज। नेक्स्ट वन इज क्वेलिंग रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। जो क्वेलिंग रिएक्शन है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, या फिर निसीरिया मेनिंजाइटिस। किसके लिए यहाँ पर ये है जो क्वेलिंग रिएक्शन है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। किसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। इसको कहा जाता है, क्वेलिंग रिएक्शन का मतलब होता है स्वेलिंग। क्या है? स्वेलिंग, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इनकैप्सुलेटेड जो भी बैक्टीरिया होते हैं, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा, याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपके उसमें ना हो तो हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा है जो बैक्टीरिया, इसके लिए भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, 2 बैक्टीरिया के नाम याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन में ज़ियार्डिया लैम्बिला, ईस्चेरिचिया कोलाई, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, या फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबिक डिसेंट्री का जो कॉमन कॉजेटिव एजेंट है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट वन, व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय लीशमानिया डोनोवानी। तो कौन सी बीमारी लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा होगी? मलेरिया, कालाजार, फाइलेरियासिस, या फिर स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे मलेरिया तो मॉस्किटो बाइट के कारण होगा। यहाँ पर जो बीमारी होगी लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा वो होगी काला अजहर। क्या होगी? काला अजहर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नेम फॉर डायफाइलोबोथ्रियम लेटम।
तो यहाँ पर क्या है, डायफाइलोबोथ्रियम लेटम का जो कॉमन नाम क्या है, पोर्क टेप बॉम्ब, डॉग टेप बॉम्ब, बीफ टेप बॉम्ब या फिर फिश टेप बॉम्ब। तो यहाँ पर टेप बॉम्ब पोर्क में, डॉग में, बीफ में या फिश में तो टेप बॉम्ब होते हैं। तो यहाँ पे एक नाम दिया है डायफाइलोबोथ्रियम लेटम। तो ये किसके लिए यहाँ पे नाम दिया गया है, ये दिया गया है फिश में होने वाले टेप बॉम्ब के लिए, जो मछलियों के टेप बॉम्ब हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द एवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के लिए जो यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब एक ग्रोथ के लिए है जो, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, लार्ज बॉडी साइज या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंस रहेगा, जो कि इनमें एक एवोल्यूशन का कारण है जो बन सकता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफन कॉल्ड दैट। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल, प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल या फिर विटामिन। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये कहलाते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से कहलाते हैं हमारे, तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये कहलाते हैं प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मैक्रो भी आप कह सकते थे, मैक्रो होंगे, माइक्रो में तो हमारे मिनरल और विटामिन आ जाएंगे, तो ये कहलाएंगे प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स। क्या है, प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी 9 कैलोरी, वहीं कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलेगी 4 कैलोरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट को कितने, वसा को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फैट ये सभी टाइप का होता है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड। नेक्स्ट वन, द 3 मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जो 3 मेन सोर्स हैं वो क्या है, प्रोटीन, फैट, लिपिड, स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज, विटामिन, मिनरल, वाटर या फिर लिपिड, अमीनो एसिड और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे सोर्स पूछे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोटीन, फैट, लिपिड ये नहीं है, ये अलग कैटेगरी है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मतलब शुगर होगा। अब शुगर के लिए क्या होगा, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स होंगे स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट वन, what term describe the remnants of the edible part of plants and analogous carbohydrates that are resistant to digestion and absorption in the human small intestine with complete or partial fermentation in the human large intestine। तो यहाँ पर एक ऐसे एडिबल पार्ट, प्लांट का एडिबल पार्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट के इक्वल ही है, और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको रेजिस्ट करती है डाइजेस्ट करने से। तो यहाँ पर वो क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर्स है या फिर लिपिड हैं, क्या है, तो ये होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स। क्या है, डाइटरी फाइबर्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इनको रेजिस्ट करती हैं डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट वन, which of the following is known to be associated with reduced incidence of coronary heart disease। तो यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ को होने से रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या ज़रूरी है, सैचुरेटेड फैट, डाइटरी फाइबर, ट्रांसफैट या फिर सिंपल शुगर। किससे हम कोरोनरी हार्ट डिसीज़ को रोक सकते हैं, तो वो डाइटरी फाइबर, हाई फाइबर्स डाइट लेंगे आप तो ब्लॉकेज होने के चांसेस आर्टरीज में कम होंगे। जो बॉडी का जो वेस्ट है वो इजीली फ्लश्ड ऑफ होते जाएगा। यदि आप सैचुरेटेड फैट लेते, ट्रांस फैट लेते या शुगर भी लेते हैं तो ये हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में पूछा गया है कि NRHM कब शुरू हुआ था, 2005 में। कब हुआ था, 2005 में। 2005 और 2005 में भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज़ ऑपरेशनल इन।
तो जो NRHM है कहाँ पे काम कर रहा है, ऑपरेशनल का मतलब फंक्शनिंग में कहाँ पर है, सिलेक्टेड अर्बन एरिया ओनली रूरल एरिया ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, एंटायर कंट्री विथ स्पेशल फोकस ऑन 18 स्टेट्स। तो यहाँ पर कहाँ पर है जो NRHM काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम बात करें तो NRHM के लिए जो ऑपरेशनल स्टेट्स हैं वो हैं 18, भारत एंटायर कंट्री के 18 स्टेट्स में। कहाँ पे 18 स्टेट्स में है जो NRHM क्या है, ऑपरेशनल में है। भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जो NRHM की शुरुआत हुई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई, 2005 में। कब, 2005 में इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पर इसका स्पेशल फोकस उन 18 स्टेट पर है जहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरत है, वीक पब्लिक हेल्थ सेक्टर है यहाँ पे स्पेशली। तो अब जो 18 स्टेट हैं वो फोकस्ड 18 स्टेट हैं जहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है जो प्रोवाइड किया जाता है NRHM के थ्रू। उनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जिसमें यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये यहाँ पे आपके इंक्लूडेड नहीं हैं। साउथ के स्टेट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब इन 18 स्टेट में 2.5 लाख से भी ज़्यादा, याद रखिए जो ये 18 स्टेट यहाँ पे कहे गए हैं, भारत के जो 18 स्टेट हैं NRHM के लिए, इन 18 स्टेट में 2.5 लाख के आसपास जो आशा कार्यकर्ता हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, 2.5 लाख के आसपास ये हैं जो यहाँ पे, इनमें जो हेल्थ सेंटर हैं और इन ब्लेजर जो भी गांव के लोग हैं उनके बीच में एज अ लिंक का काम कर रही हैं। कौन, आशा वर्कर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आशा वर्कर हैं एज अ लिंक का काम करती हैं जो गांव के लोग हैं, और जो हेल्थ सेंटर हैं अभी रिसेंट में 18 स्टेट पे स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है 2005 से ही, क्योंकि यहाँ का जो वीक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन रहा है और हेल्थ सेक्टर है जो वीक रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM का मेन उद्देश्य क्या है। टू प्रमोट प्राइवेट हेल्थ केयर इन सिटीज़, बिल्कुल नहीं। टू प्रमोट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव, रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। टू रिड्यूस अर्बन पॉपुलेशन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हिंदी में इसका मतलब यही होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो भी रूरल एरिया है वहाँ पर एक्सेसिबल मतलब सब तक ऐसी केयर पहुँचानी है जो लोग अफोर्ड कर सकें, एक्सेसिबल हो, उस चीज़ को अपना सकें, इफ़ेक्टिव हो और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे अब प्रोवाइड की जा सकें। तो यही इसका मेन मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट वन, विच कैडर वॉज क्रिएटेड अंडर NRHM टू सपोर्ट रूरल हेल्थ केयर। तो ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि जो NRHM के तहत किसको है जो अपॉइंट किया गया है, जो गांव के लोगों के बीच में और हेल्थ सेंटर के बीच में लिंक का काम करेंगे। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ANM, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या प्राइमरी हेल्थ ऑफिसर PHO। कौन यहाँ पर NRHM में कौन है जो यहाँ पर एक पर्सन होगा जो एज अ लिंकअप का काम करेगा, तो वो होती हैं आशा वर्कर। नाउअडेज 18 स्टेट में 2.5 लाख के आसपास हैं जो आशा वर्कर अपॉइंट की गई हैं, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड इनटू NRHM। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कौन से प्रोग्राम हैं जो जुड़े हुए हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन मिशन या फिर BNC मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन मिशन। तो जो NRHM के तहत क्या है यहाँ पे, NRHM के तहत जो प्रोग्राम यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो है हमारा कौन सा, नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिसीज़ प्रोग्राम। इसको कहा जाता है अम्ब्रेला प्रोग्राम भी। क्या है यहाँ पर, अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो कि मॉस्क्यूटो बॉर्न और अदर डिसीज़ को यहाँ पे
कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। इसकी एक तो जो बीमारियां हैं वो बीमारी कौन सी हैं, पहली आती है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, काला अज़र एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। नाम याद रखिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड काला अज़र। तो यहाँ पर इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के साथ साथ है जो केमिकल कंट्रोल के थ्रू भी कैसे मैनेज किया जाए इन बीमारियों को, तो यहाँ पे इसके लिए NRHM के साथ में है, यहाँ पर इसके थ्रू जुड़ा हुआ है प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन, इंसेक्ट्स टिपिकली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको पढ़ाई जाएगी कि इंसेक्ट के पास उनका कौन सा सेंसरी ऑर्गन होता है। 1 आई एंड 2 एंटीना, पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड एंटीना, ओनली सिंपल आइज या फिर लेटरल लाइन सिस्टम। क्या होगा यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन है जो इंसेक्ट के वो कौन से होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ से आपको है जो आगे आपको करवाए जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।